बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं आज। टॉपिक का नाम है BRS, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नोटिफिकेशन आया कि नहीं अभी के लेक्चर? आया ना, सबको आया? चल तो टॉपिक का नाम क्या है? अरे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट? BRS। अब आप चाहो CS कर रहे हो, CA में कर रहे हो या CA कर रहे हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और आपका कंसेप्ट अकाउंटिंग का कितना क्लियर है या अगर उसको समझना है तो आपको BRS पर सवाल पूछेगा। आपको BRS आ गया मतलब आपका कंसेप्ट हो गया। समझ रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फाउंडेशन लेवल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक इज BRS। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जिसमें BRS नहीं पूछा गया। एक आध दो एग्जाम में नहीं पूछा है, बट मैक्सिमम ऑफ द एग्जाम में BRS पूछा गया, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? तो सेड दैट, लेट्स स्टार्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, समझो। BRS समझने से पहले मुझे बताओ, क्या हमने पहले कैश बुक पढ़ा है? मे बी 11th में, मे बी 12th में, राइट? तो कैश बुक क्या होता है? कैश बुक क्या होता है? विच रिकॉर्ड्स व्हाट? कैश ट्रांजैक्शन, लेन देन रिकॉर्ड करता है। किस चीज की लेन देन करता है? पैसे की लेन देन रिकॉर्ड करता है, राइट? इसमें दो पार्ट्स होते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, राइट? और अंदर, इसके अंदर दो कॉलम्स होते हैं, तीसरा भी होता है जो काम का नहीं अभी के लिए। कौन से दो कॉलम होते हैं? कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक। तो अगर आपको कोई पैसा देता है तो आप उसको कैश बुक में कौन सी तरफ रिकॉर्ड करोगे? रिसिप्ट। अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट्स, तो रिसिप्शन पेमेंट। आपको किसी ने चेक दिया, आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रिसिप्ट में, पेमेंट में? रिसिप्ट में। आपने किसी को चेक दिया तो पेमेंट्स में, राइट? आपको किसी ने कैश दी तो रिसिप्ट। आपने किसी को कैश दी, पेमेंट। सिर्फ फर्क क्या है कि जब आप रिसिप्ट में लिखते हो, मान लो ए ने आपको कैश दिया, क्या दिया ए ने? तो आप रिसिप्ट में लिखोगे टू ए अकाउंट, और उसने कैश दिया तो उसकी अमाउंट आप कैश कॉलम में लिखोगे, बराबर कि नहीं? मान लो बी आया, बी ने आपको चेक दिया और वो भी क्रॉस चेक दिया। क्रॉस चेक मतलब वो कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा, तो आप उसको रिसिप्ट में भी लिखोगे टू बी, और अमाउंट कहाँ लिखोगे उसकी? बैंक। आपने किसी को चेक दिया तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट साइड में। मान लो आपने रेंट के लिए चेक दिया तो आप लिखोगे बाय रेंट, बट अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे? बैंक। मतलब जो एंट्रीज आप बैंक कॉलम में लिख रहे हो उतना पैसा एक्चुअल में आपके बैंक में आ रहा है और आपके बैंक से जा रहा है। तो बैंक कॉलम यानी कि नथिंग बट आपके बैंक का हिसाब है कि बैंक में कितने पैसे आए और बैंक से कितने पैसे गए। यस और नो? और ये हिसाब कौन मेंटेन कर रहा है? कैश बुक में हिसाब कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक आके लिख के जा रही है कि आपके कैश बुक में? कौन लिख रहा है? कैशियर या बिजनेसमैन खुद? यस और नो? सो कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय हुम? कैशियर, बाय द बिजनेस इटसेल्फ। इसमें एंट्री कौन करेगा? बिजनेसमैन या कैशियर करेगा? यस और नो? मतलब मान लो आप कैश बुक में एंट्री कौन करेंगे? हम। पैसा आया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट। पैसा गया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट में। किसी ने मेरे को चेक से पैसा दिया तो मैं रिसिप्ट में बैंक कॉलम में लिखूंगा। मैंने किसी को चेक दिया तो मैं पेमेंट में बैंक कॉलम में लिखूंगा, राइट? कैश कॉलम में अगर कैश आई तो ही लिखूंगा, बट चेक से आ रहा है या चेक से जा रहा है तो अमाउंट बैंक कॉलम। तो नथिंग बट जो रिसिप्ट साइड का बैंक कॉलम है ये दिखाता है कि बैंक में कितने पैसे आए, और पेमेंट साइड का बैंक कॉलम दिखाता है बैंक से कितने पैसे गए। जब मंथ के एंड में मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि बैंक में कितना पैसा बाकी है। इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस। और टू बैलेंस कैरी डाउन करके उसको अगले महीने में कैरी करेंगे। ये जो बैलेंस मिला, दिस इज नथिंग बट इतना पैसा मेरा उस दिन बैंक में होना चाहिए। तो अगर मैं बैंक को फोन करके पूछता हूँ तो बैंक ने कितना जवाब देना चाहिए? जो यहाँ पर भी देना चाहिए। अंडरस्टूड? आप समझ रहे कि नहीं? तो बैंक कॉलम क्या दिखाता है मुझे? बैंक का हिसाब। बैंक कॉलम कहां पर है? कैश बुक के अंदर है। इस और नो? कैश बुक कौन बनाता है?
कैशियर यानी कि बिजनेस खुद हम बनाएंगे। यस और नो? कि मैंने चेक दिया तुरंत एंट्री करूंगा, चेक आया तुरंत एंट्री करूंगा। यस और नो? किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए, रिसिप्ट में एंट्री करूंगा। मैंने किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर किए, बैंक से पैसा गया, ऑनलाइन मेरे को आया। क्रेडिट कार्ड पर माल बेचा, मेरे को पैसा आया, लेकिन कहाँ आया? बैंक में। मेरे ड्रॉअर में हो रहा है कि बैंक में आ रहा है? किसी ने, मेरी दुकान है, साड़ी की दुकान है, मैंने 10 साड़ियां बेची और सामने वाले ने डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, तो डेबिट कार्ड का पैसा कहाँ है? बैंक में। तो मैं इसकी एंट्री रिसिप्ट साइड में बैंक कॉलम में लिखूंगा। अमाउंट कहाँ लिखूंगा? कोई मेरे से पैसा मांगने आया, मैं तुरंत चेक बुक से उसको एक चेक निकाल के दिया, तो मैं एंट्री कहाँ करूंगा? रिसिप्ट में कि पेमेंट में? बट कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम। अंडरस्टूड और नो? तो बैंक कॉलम शोज यू कि कितना बैंक में आया, कितना बैंक से गया, और ये कौन मेंटेन कर रहा है कैश बुक? बिजनेसमैन खुद। यस और नो? या बिजनेस खुद। ये क्लियर? अब ये जो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, हमारे अलावा इसका कोई हिसाब और रख रहा है? बैंक में कितने पैसे आए, बैंक से कितने पैसे गए, हम तो हिसाब रख रहे हैं अपना पैसा। तो हम जो हिसाब रख रहे हैं, हमारे अलावा और कोई इसका हिसाब रख रहा है क्या? कौन रख रहा है? बैंक। जिस बैंक में हमारा खाता है, कि वो हमारे भरोसे पर कि हम जो बोलेंगे वो मानेंगे, कि महीने के एंड में मैंने उनको हिसाब दिया कि ये देखो मेरा हिसाब, निकालो इतने पैसे, क्या वो मानेंगे? दे विल हैव देयर ओन रिकॉर्ड्स। आप में से किस किस का बैंक में अकाउंट है? घर वालों को तो होगा। तो बैंक का हिसाब बैंक रखती है कि आप ही जाके बैंक को बोलते हो कि मेरा इतना हिसाब हो रहा है, पैसा निकाल? बैंक रखती है। और उसका हिसाब वो कहां पर प्रिंट करके आपको देती है? पासबुक। तो पासबुक में भी वो हिसाब क्या देते हैं आपको कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बैलेंस। ये शॉर्ट लो। अब मैं जो यहाँ पर हिसाब रख रहा हूं और बैंक जो हिसाब रख रही है, वो एक ही चीज का रख रही है कि दोनों अलग अलग चीजों का हिसाब रख रहे हैं? एक ही चीज का। मान लो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में एक बैंक अकाउंट है, इसमें जितना पैसा आ रहा है जा रहा है उसका रिकॉर्ड में कैश बुक में मेंटेन कर रहा हूं, और इसी अकाउंट का रिकॉर्ड बैंक पासबुक में मेंटेन कर रही। मतलब अकाउंट एक ही है, उस अकाउंट में ही पैसे आ रहे हैं, उस अकाउंट से ही पैसे जा रहे हैं, लेकिन उसका हिसाब दो लोग रख रहे हैं। एक मैं रख रहा हूं और एक बैंक। समझ में आ रहा है? पक्का? बैंक में अकाउंट कितना है? उस एक बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है या उससे जो पैसा जा रहा है, उसका हिसाब कौन रख रहा है? कौन रख रहा है? जो बैंक में मेरा खाता है, उसमें जो पैसा आ रहा है, उससे जो पैसा जा रहा है, उसका हिसाब कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक अपने पास रिकॉर्ड कर रही है, और बिजनेसमैन कैशियर भी अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है। यस और नो? बिजनेसमैन उसका हिसाब कहां रख रहा है? कैश बुक में। बैंक उसका हिसाब कहां रख रही है? पासबुक में। अंडरस्टूड और नॉट? कैश बुक में भी रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड होगा, पासबुक में भी रिसिप्ट और पेमेंट होगा, लेकिन उनका उल्टा होता है, पेमेंट और रिसिप्ट। राइट? उल्टा क्यों? ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हो, मतलब आपके बैंक से पैसा गया, तो आपको बैंक से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, क्योंकि बैंक आपकी अकाउंट पासबुक में डेबिट लगा रही है, इसलिए पेमेंट साइड मतलब डेबिट साइड है पासबुक के। यस और नो? अगर आपने पैसे जमा किए तो आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बैंक का रिसिप्ट पेमेंट उल्टा होता है, हमारा रिसिप्ट पेमेंट उल्टा होता है। इज दिस क्लियर? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो मुझे बताओ, जो हमारा बैंक में खाता है, उस बैंक के खाते का हिसाब कौन कौन रख रहा है? हम एंड बैंक। अब बिजनेस की जगह खुद को बोलो, हम भी रख रहे हैं और बैंक भी रख रहे हैं। हम हिसाब कहां रख रहे हैं? कैश बुक में। बैंक हिसाब कहां रख रही है? पासबुक में। अब अगला सवाल, अब मेरे पास जो जो पैसे आए, या मेरे पास मतलब मैंने जो जो एंट्रीज कैश बुक में की पैसे आने की, वही एंट्री भी पासबुक के रिसिप्ट में होगी कि अलग होगी? सवाल समझ रहे हैं? मेरे पास कैश बुक में जो एंट्रीज है, अब मैं सिर्फ बैंक की बात कर रहा हूं, कैश ट्रांजैक्शन भूल जाओ। अब मैं कैश बुक में सिर्फ किस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं? बैंक की ट्रांजैक्शंस।
कैश बुक में बैंक की ट्रांजैक्शन, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन अभी छोड़ दो, तो मुझे बोलो हम कैश बुक में बैंक कॉलम बनाते हैं ना, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने जो जो पैसे आने की एंट्री लिखी है वही सारी एंट्री मेरे को पासबुक के भी रिसिप्ट में दिखनी चाहिए कि अलग दिखेगी? सवाल समझ में आया क्या? मुझे किसी ने चेक दिया तो चेक मिलने की एंट्री में कौन से बुक में करूंगा? कैश बुक में। अब मैंने वो बैंक में डाल दिया चेक, तो क्या वो चेक की एंट्री पासबुक में भी होगी? कहाँ होगी? रिसिप्ट में होगी। होगी कि नहीं होगी? सिंपल सा सवाल है। मेरे को चेक मिला, मैंने रिसिप्ट में रिकॉर्ड किया कि भाई चेक का पैसा बैंक में आया, तुरंत चेक बैंक में जमा किया, तो बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं ना, तो बैंक में पैसे जमा होने की एंट्री बैंक के पास भी होगी और मेरे पास भी होगी। अंडरस्टूड और नॉट? किसी ने मेरे को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया और फोन करके बोला कि मैंने पैसा भेज दिया, तो उसकी एंट्री बैंक के पास भी होगी और मेरे पास भी होगी। अरे यस और नो? समझ रहे कि नहीं? मैंने डेबिट कार्ड से माल बेचा तो पैसा कहाँ आया? बैंक में, तो उसकी एंट्री बैंक के पास भी होगी और मैंने माल बेचा, तुरंत मैं रिसिप्ट में माल एंट्री कर दूंगा। माल नहीं एंट्री करूंगा, एंट्री रिकॉर्ड करूंगा कि भाई सेल्स हो गया और बैंक कॉलम में एंट्री लिखूंगा। मतलब मैं जो रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूं और बैंक भी जो रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर रही है, इन दोनों की एंट्री सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? एक ही ट्रांजैक्शन है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, बैंक भी रिकॉर्ड। सेम वे मैंने पेमेंट साइड में अगर 5 एंट्रीज लिखी है तो बैंक के पेमेंट साइड में भी क्या होनी चाहिए? 5 एंट्री होनी चाहिए। वही सेम कि अलग? समझ रहे हो? मतलब मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। तो अगर महीने के एंड में मैं अपने कैश बुक को क्लोज करता हूं और मुझे पता चलता है कि भाई पैसा आया ज्यादा गया कम, तो अभी भी 10,000 या 40,000 रुपया मेरे पास बैलेंस है, तो पासबुक का भी बैलेंस कितना होना चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक में 40,000 है तो पासबुक में भी कितना दिखना चाहिए? समझ रहे कि नहीं? एक ही हिसाब है। अब जैसे कि सिंपल सी बात, एक ही सम मैंने सबको सॉल्व करने के लिए दिया, राइट? फाइनल अकाउंट्स मान लो, तो सबका बैलेंस शीट एक ही वैल्यू पर टैली होगा कि अलग अलग? एक ही। जो गलत कर रहे हैं, जो एरर्स है, उसकी वजह से आंसर अलग हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? तो यहां पर भी मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब सेम होना चाहिए। मेरे हिसाब से बैलेंस और बैंक के हिसाब से बैलेंस सेम होना चाहिए। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि 30 मार्च को 31 मार्च को मेरे खाते में 40,000 है, तो पासबुक में भी कितना दिखना चाहिए? 40,000। कैश बुक में 40,000 दिख रहा है तो पासबुक में भी 40,000 ही दिखना चाहिए। यस और नो? अरे हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एक ही एंट्री है, वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। यस और नो? लेकिन ऐसा होता नहीं। मैंने 31 मार्च को अपना कैश बुक टैली किया, कैश बुक बोल रहा है 40,000 है, खुश 40,000। मैंने तुरंत बैंक को फोन लगाया, बैंक को बोला अकाउंट बैलेंस बोलो, उन्होंने बोला आपके खाते में 1,40,000। मेरे हिसाब से कितना है? बैंक ने कितना बोला? मैं खुश, खाता बंद करो भागो, है ना? मेरे 40, वो बोल रही है 41। तो ऐसा क्यों हुआ या ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज यस। 99.99% टाइम आपका हिसाब और बैंक का हिसाब मैच नहीं करेगा, लेकिन जबकि वो मैच करना चाहिए। पहले हमने उसी पर बात की ना कि मेरा हिसाब जो कैश बुक का हिसाब है और जो बैंक का यानी कि पासबुक का हिसाब है हैज टू बी सेम, कोई फर्क नहीं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने कैश बुक की एंट्रीज जो लिखी है और बैंक ने पासबुक में जो एंट्रीज लिखी है हैज टू बी सेम। तो मेरे पास अगर 40,000 बैलेंस तो बैंक के पास भी 40,000 बैलेंस होना ही चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम इन दोनों के हिसाब में कुछ ना कुछ फर्क रह जाता है।
क्यों रह जाता है, तो उस पर चर्चा करें। फर्क होना चाहिए क्या, नहीं, लेकिन होता है। कैसे समझते हैं? फर्स्ट, मैं जब एंट्री करता हूं और बैंक जो एंट्री करती है, इनके रिकॉर्ड करने के टाइम में डिफरेंस है। तो रिपीट कर रहा हूं, मैं जो एंट्री कर रहा हूं और बैंक जो एंट्री कर रहे हैं, इन दोनों के रिकॉर्ड करने के टाइमिंग में डिफरेंस है। टाइमिंग में डिफरेंस है मतलब क्या? मान लो आपने मेरे को चेक दिया, मैंने तुरंत एंट्री कहां लिख ली, कैश बुक के रिसिप्ट में लिख ली कि अजय से चेक आया, राइट? अब तुरंत ये एंट्री बैंक के पास होगी क्या? बैंक के पास ये अजय के चेक की एंट्री कब होगी? जब मैं चेक डिपॉजिट करूंगा, कभी भी नहीं होगी। फिर वो डिपॉजिट करने के बाद चेक क्लियरिंग के लिए जाएंगे, जब क्लियर होके अजय का पैसा खाते में आएगा तब बैंक एंट्री करेंगे। अंडरस्टूड आप? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर इन 4 दिनों में मैंने देख लिया तो मेरे पास तो अजय की एंट्री है, बैंक के पास अजय की एंट्री नहीं, तो मेरा और इनका हिसाब मैच नहीं होगा। ये पहला रीजन है। वैसे ही मैंने किसी को चेक दिया, मैंने कुणाल को चेक दिया या हमने कुणाल को चेक दिया, तो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के पेमेंट में तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे, भाई कुणाल। अब कुणाल 2 महीने से वो चेक में घूम रहा है, चेक, तो मेरे बैंक को पता चलेगा कि मैंने चेक दिया? तो बैंक के पास इसकी एंट्री नहीं, बैंक को कब पता चलेगा? जब कुणाल अपने बैंक में डालेगा, फिर कुणाल की बैंक अपने बैंक को भेजेगी, फिर अपनी बैंक उसका पेमेंट करेगी, तब एंट्री होगी। अंडरस्टूड ना? समझ रहे कि नहीं? तो फिर मेरे पास तो कुणाल की एंट्री है, बैंक के पास कुणाल की एंट्री नहीं। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या बोलते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। अब जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैं यहाँ पर 40 दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक 40 है, तो मैंने देखा भाई 1 लाख रुपए कैसे क्या बैंक में ज्यादा है, तो मैंने चेक किया, मेरे को दिखा कि अगर पहले 1 दिन पहले मैंने चेक दिया था 1 लाख रुपए का, मैंने तो एंट्री कर ली। अभी तक वो चेक बैंक तक नहीं पहुंचा, इसलिए वहां पर 1 लाख रुपया ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो 1 लाख का पेमेंट का एंट्री कर दिया, तो मेरे से 1 लाख गए, तो मेरा बैंक बैलेंस मेरे हिसाब से कम हो गया। जब बैंक को पूछो तो बैंक बोल रही है 40। मैंने पूछा कि कैसे क्या? वो बोले 1 लाख। मैंने बोला 1 लाख का चेक अभी तक क्लियर नहीं हो गया। बोले 1 लाख का चेक आया नहीं हमको। मैंने तो दे दिया, मैंने एंट्री कर ली, बैंक तक पहुंचे नहीं, तो बैंक ने एंट्री की नहीं, इसलिए मेरे और बैंक के हिसाब में फर्क है। समझ में आया? तो पॉइंट नंबर 1 कि हमारा दोनों का हिसाब मैच क्यों नहीं होता है? टाइमिंग। मैं एंट्री पहले करता हूँ, बैंक एंट्रीज बाद में करती है, या कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो बैंक पहले करती है और मैं पासबुक देखने के बाद करता हूं, या मेरे को पता ही नहीं होती है, तो टाइमिंग डिफरेंस। जैसे कि किसी ने डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर किए, मेरे को पता ही नहीं कि उसने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो मेरे को क्या पता? मेरे को कब पता चलेगा? जब पासबुक देखेंगे, मतलब वो वाली एंट्री तो पासबुक में आ जाएगी। किसी ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा किए, तो आपके बैंक में पैसे आए, तो उसकी एंट्री पासबुक में तो होगी ना, बट उसने मेरे को बोला ही नहीं था, तो उसकी एंट्री मैंने अपने पास नहीं की थी। या बैंक ने आपके खाते में इंटरेस्ट जमा किया, उसकी एंट्री बैंक ने दे दी, अब खाते में इंटरेस्ट जमा हुआ है, ये आपको कब पता चलेगा? जब पासबुक प्रिंट करके लाओगे, तो मतलब वो तो पासबुक में एंट्री, मेरे पास एंट्री नहीं। अंडरस्टूड होगा? तो पासबुक में पहले रिकॉर्ड हुआ, मेरे पास रिकॉर्ड हुआ। अंडरस्टूड? सो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? टाइमिंग डिफरेंस। एक रीजन। दूसरा रीजन इज एरर्स। दूसरा रीजन क्या है? एरर्स। जैसे मैंने आपको दिया कि मैंने एक ही सम सबको सॉल्व करने के लिए दिया, सबका एक वैल्यू पर टैली हो गया, सबने काउंट मिला, हाँ, अगर हमने सारी स्टेप्स सही फॉलो किए तो हाँ, बट अंदर ही अंदर सबको पता है कि आंसर अलग अलग आ सकता है। क्यों अलग अलग आएगा? एरर्स। जैसे कि फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो आपके बाजू वाले ने डबल इफेक्ट दिया, आपने दिया ही नहीं, तो उसका टैली हो गया, आपका टैली नहीं हो, डिफरेंस आएगा, तो एक ही सब है। तो एरर गलतियां हो सकती है, आइदर मेरी तरफ से कोई गलती है या बैंक की तरफ से। मैंने गलती से जो 10,000 का चेक है उसको लिखते हो 1,000 रुपए, अंडरस्टूड ना? मैंने कैश बुक में लिखते हो 10,000 के चेक को 1,000 लिखा, तो अब मेरा तो बैलेंस अलग होगा, बैंक में एक्चुअल बैलेंस अलग होगा। या बैंक ने गलती से कोई एंट्री वहां पर कर ली, मेरे पास ये गलती की वजह से चांसेस कम है, बैंक से गलती होने के चांसेस कम है, बट हो सकती है। मेरे से गलती हो सकती है क्या? कैश बुक में गलतियां हो सकती है क्या? हो सकती है। मैंने गलती से जो माल कैश लेके बेचा था उसकी अमाउंट कैश कॉलम में लिखने की जगह बैंक कॉलम में, या जो चेक आया था और बैंक में डाला था वो बैंक कॉलम में लिखने की जगह कैश कॉलम में लिखा था, तो मेरा बैंक का तो हिसाब गड़बड़ होगा। एरर
तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो बैंक में खाता है, वैसे बोलो बिजनेस के लिए हम बैंक में किस प्रकार का खाता ओपन करते हैं? बिजनेस के लिए कौन से प्रकार का खाता ओपन करते हैं? करंट अकाउंट, बराबर। बिजनेस के नाम का करंट अकाउंट मैंने खाते, कितना खाता होगा? जनरली एक। अब उस बिजनेस के खाते का, बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट है, उस बैंक के अकाउंट का हिसाब मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में। मैं मतलब हम कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक। और बैंक कहां रिकॉर्ड करेगी? पासबुक। एक ही खाता है, हिसाब मैं भी रख रहा हूं और बैंक भी रख रही है। मैं हिसाब कहां रख रहा हूं? कैश बुक में। बैंक हिसाब कहां रख रही है? पासबुक में। क्या हम दोनों का हिसाब सेम होना चाहिए? क्या मेरी एंट्रीज और बैंक की एंट्री, यानी कि मेरे पास कैश बुक की एंट्रीज और बैंक के पास की पासबुक की एंट्रीज सेम होनी चाहिए? मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है और बैंक के हिसाब से पासबुक का जो बैलेंस है वो सेम होना चाहिए क्या? बट क्या वो सेम होता है? क्यों नहीं होता है? पहला, टाइम इंटेलिजेंस। मैंने तुरंत रिकॉर्ड किया, बैंक ने बात नहीं, बैंक ने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं किया, इन बैंक तो कुछ है। दूसरा, एरर्स, गलती, इधर मेरी तरफ से गलती है या फिर बैंक की तरफ से। एंड तीसरा और एक रीजन जो मैंने पहले भी कवर किया था, वो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। क्या है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन? मतलब क्या होता है कि मैंने बैंक को एक ही बार इंस्ट्रक्शन देके बोला है कि भाई एक हाँ, तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब क्या कि मैंने बैंक को एक ही बार लिखित इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर महीना मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, राइट, आप पे किया। अब मेरे को बार बार चेक देने की जरूरत नहीं उसकी, जिसको आप ईएमआई बोलते हैं ना, या ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग फैसिलिटी। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है, हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है, लाइट बिल कट रहा है, इंश्योरेंस कट रहा है, इस और नो। तो अब उसकी सबकी एंट्री किसके पास है? बैंक के पास है, पासबुक में है। मेरे को याद ही नहीं हो एंट्री करने की, तो मेरे को कब पता चलेगा? जब पासबुक प्रिंट होके आएगा, इस और नो। तो तीसरा डिफरेंस उस वजह से कि बैंक के पास तो ये सारी एंट्रीज है, मेरे पास ये एंट्रीज नहीं है। ये सारी एंट्रीज बैंक के पास क्यों है? बिकॉज मेरे बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि एवरी मंथ पे दिस। इस और नो, बैंक तो पे कर रही है, बैंक अपने पास एंट्री करेगी, लेकिन मेरे पास एंट्री नहीं। कहानी क्लियर है यार सबको? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, जो आपका बैंक का खाता है, जो बिजनेस के लिए आपने ओपन किया है, उस बिजनेस के बैंक खाते का हिसाब कौन मेंटेन करेगा? बैंक एंड बिजनेसमैन, यानी कि खुद को। हम अपने बिजनेस के हिसाब करते हैं, तो मैं भी मेंटेन करूंगा और बैंक भी मेंटेन करेगा। मैं अपने बैंक अकाउंट का हिसाब कहां लिखूंगा? कैश बुक में। और मेरे अकाउंट का हिसाब बैंक कहां लिखेगी? पासबुक में। क्या हम दोनों का हिसाब सेम होना चाहिए? मेरे पास जो एंट्री वही एंट्री पासबुक में होनी चाहिए क्या? मेरे पास जो बैलेंस है वही बैलेंस पासबुक में होना चाहिए क्या? बट क्या वो सेम होता है? क्यों नहीं होता है? टाइमिंग डिफरेंस, एरर्स, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसी वजह से ये चैप्टर जन्म हुआ। क्या है? आप उस पर आते हैं। अब मैंने बैंक को फोन करके पूछा कितना पैसा है, बैंक ने बोला 140, मेरे हिसाब से कितने हैं? 40। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों हिसाब को रिकंसाइल करूंगा। क्या करूंगा? रिकंसाइल करूंगा। रिकंसाइल मतलब आई विल फाइंड आउट द रीजंस व्हाई आवर बैलेंस इज नॉट सेम। मैं क्या करूंगा? रीजन ढूंढूंगा कि क्यों मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब मैच नहीं हो रहा हूं, नहीं मैच हो रहा है। तो इन आर केस मैंने क्या बोला था? क्यों सेम नहीं आ रहा था? नहीं, अभी हमारा जो एग्जांपल है कि 1 लाख का चेक मैंने क्या किया था? दिया था, लेकिन वो बैंक तक नहीं पहुंचा। यस और नो? तो वो 1 लाख का चेक मेरे पास है लेकिन बैंक के पास नहीं था, इसकी वजह से हमारा दोनों का हिसाब मैच नहीं हो रहा है।
का लगेच गप्पा चालू होतात. तो मैं क्या करूंगा, दोनों का हिसाब मैच नहीं हो रहा है तो मैं एक स्टेटमेंट बनाऊंगा कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्या बनाऊंगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. मेरे हिसाब से कैश बुक, मेरे हिसाब से मतलब मेरा हिसाब कहां पर है? कैश बुक में. तो मेरे हिसाब से कितना बैलेंस है? 40,000. बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस है? 1,40,000. तो मेरा जो हिसाब है उस 40,000 को मैं एक नाम दूंगा. मैं बोलूंगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. क्या नाम दूंगा उसको? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. क्योंकि मेरा हिसाब मतलब कहां पर है? कैश बुक में. तो कैश बुक क्या बोल रहा है? बैंक में कितना बैलेंस है? 40,000. बराबर कि नहीं? और मैंने बैंक को जब पूछा कितना पैसा है तो बैंक ने क्या बोला? 1,40,000. तो उस 1,40,000 को मैं नाम दूंगा बैंक बैलेंस. वो भी बैंक बैलेंस ही है लेकिन एज पर पासबुक. कैश बुक में जो 40,000 है वो भी बैंक बैलेंस ही है लेकिन एज पर कैश बुक. कैश बुक के हिसाब से बैंक में 40,000 होने चाहिए, पासबुक के हिसाब से बैंक में 1,40,000. बराबर. तो जो कैश बुक में बैलेंस है उसको मैं क्या नाम दूंगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. और पासबुक में जो बैलेंस है उसको क्या नाम दूंगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. अब बोलोगे सर ये भी बैंक बैलेंस, ये भी बैलेंस. हाँ, ये दोनों तो एक ही चीज का हिसाब है ना. दोनों भी मेरे बैंक का ही हिसाब है तो दोनों भी मेरे को बैंक का ही बैलेंस बता रहे. कैश बुक भी जो बोल रहा है वो बैंक का ही बैलेंस है, पासबुक भी जो बोल रहा है वो बैंक का ही बैलेंस है. लेकिन कैश बुक का अपना अलग आंसर आ रहा है, पासबुक का अलग आंसर आ रहा है. ये सॉल्व नो. जैसे आपने सम टैली किया, दो लोग हैं, दोनों का टैली हो गया तो मैं बोल रहा हूँ टैली अमाउंट एज पर स्टूडेंट है, टैली अमाउंट एज पर स्टूडेंट बी. तो दोनों टैली अमाउंट ही है ना. तो वैसे ही बैंक बैलेंस एज पर मेरा यानी कि कैश बुक का हिसाब एंड बैंक बैलेंस एज पर बैंक यानी कि पासबुक का हिसाब. तो मुझे बोलो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारे लिए? इस अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें 40,000. और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 1,40,000. ये किसी को डाउट? अब ये दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ये सेम होने चाहिए? पर सेम क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ना कुछ एंट्रीज मेरे पास है लेकिन बैंक के पास नहीं, या उल्टा भी हो सकता है बैंक के पास है मेरे पास नहीं है. तो अब मेरा अगला काम क्या होगा? अब मैं कैश बुक का एक प्रिंट आउट और पासबुक का एक प्रिंट आउट सामने सामने रखूंगा और चेक करूंगा कि ऐसी कौन सी एंट्रीज है जो मेरे पास है लेकिन बैंक के पास नहीं, और बैंक के पास है लेकिन मेरे पास नहीं. और उन सारे एंट्रीज को मैं प्यारा सा नाम दूंगा पॉइंट ऑफ डिफरेंस. क्या नाम दूंगा? पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ये सारे मेरे लिए क्या बन जाएंगे? पॉइंट ऑफ डिफरेंस. पॉइंट ऑफ डिफरेंस का सिंपल मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब ऐसी एंट्रीज जो मेरे पास कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं, या फिर पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं. मतलब मेरे पास है उनके पास नहीं है, उनके पास है मेरे पास नहीं. हाँ, जो एंट्रीज दोनों के पास है कि किसी को मैंने चेक दिया, मैंने भी रिकॉर्ड किया और बैंक ने भी रिकॉर्ड किया, तो वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा क्या? उससे हमारे दोनों के हिसाब में कोई डिफरेंस आएगा क्या? जो हिसाब हम दोनों ने लिखा वो हमारे काम का ही नहीं है. बीआरएस में हमारे लिए कौन सा इंफॉर्मेशन काम का है? जो मैंने लिखा है लेकिन उन्होंने नहीं लिखा, या उन्होंने लिखा है लेकिन मैंने नहीं लिखा. मतलब ऐसी एंट्री जो कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ऐसे में पॉइंट ऑफ डिफरेंस की एक लिस्ट बनाऊंगा. समझ रहे हो? अभी हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस कितने थे? 1,00,000. 1,00,000 का चेक मैंने दिया, मेरे पास एंट्री है, बैंक के पास एंट्री नहीं है. बाकी सारी एंट्री मेरे पास भी है और बैंक के पास भी है. तो उस एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को लेके मैं क्या बनाऊंगा? बीआरएस. क्या बनाऊंगा? बीआरएस. अब इस बीआरएस कैसे बनेगा? तो इसमें एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक आंसर या एंड पॉइंट होगा. क्या होगा? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट. स्टार्ट पॉइंट होगा क्या लिखा मैंने?
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब आप 40,000 से भी बीआरएस शुरू कर सकते हो या फिर 1,40,000 से भी शुरू, किसी से भी शुरू करो, कोई भी एक अमाउंट, कोई भी एक, दोनों नहीं है। क्लियर है? फिर इसमें मैं अपने जो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मिले हैं, अभी हमारे केस में एक ही है, 4-5 मिले, तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं क्या करूंगा, ऐड, और कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या करूंगा, इससे माइनस। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे मिले वो प्लस माइनस करने के बाद मुझे अपना फाइनल आंसर मिले, राइट? अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस के साथ आंसर की शुरुआत की है या बीआरएस की शुरुआत की है, तो जो फाइनल जवाब है वो मेरा 1,40,000 ऑटोमेटिकली मिलेगा। समझ में आया? मतलब अगर मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के साथ शुरू किया तो मेरा आंसर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऑटोमेटिकली आएगा। कैसे? 40 के 1,40 कैसे होंगे? तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है मैं इसमें ऐड या फिर माइनस करूंगा, या ज्यादा है तो कुछ ऐड करूंगा कुछ माइनस। क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा वो अभी का फंडा नहीं है, वो हम सब सॉल्व करते हुए देखेंगे, कौन सा पॉइंट डिफरेंस ऐड करना है कौन सा माइनस। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं कि हम क्या बनाएंगे, बीआरएस। बट बीआरएस बनाना क्यों पड़ रहा है, पहले वो समझो। बीआरएस क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब मैच नहीं होता। मेरे हिसाब से बैंक में 40,000 है, बैंक के हिसाब से बैंक में 1,40,000 है। कहानी क्लियर है ये वाली? तो फिर मैं मैच क्यों नहीं हो रहा है हिसाब, उसके लिए मैं कैश बुक और पासबुक को इंस्पेक्ट करूंगा, और इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मतलब क्या? ऐसी एंट्रीज जो किसी एक बुक में। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब क्या? ऐसी एंट्री जो दोनों के पास नहीं है, किसी एक के पास ही है। जो एंट्रीज दोनों के पास है वो हमारे बीआरएस की काम की नहीं है। बीआरएस में कौन सी एंट्रीज काम में आएगी? जो किसी के, मतलब कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है लेकिन कैश बुक में नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ऐसी एंट्रीज को मैं इकट्ठा करूंगा, राइट, और ये बीआरएस बनाऊंगा। कौन सी एंट्रीज को इकट्ठा करके? जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये इसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है। मेरे पास है उसके पास नहीं है, उसके पास से मेरे पास नहीं। वैसे सारे डिफरेंसेस उठा के मैं क्या बनाऊंगा, बीआरएस। अब बीआरएस कैसे बनेगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो बीआरएस एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उस स्टार्टिंग पॉइंट में आप कुछ आइटम्स प्लस करोगे कुछ आइटम माइनस। कौन से आइटम्स? कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐड करोगे कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस माइनस, और फिर आपको आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? फाइनल जवाब मिलेगा, राइट? मतलब क्या? आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले सकते हो? तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या क्या ले सकते हो आप स्टार्टिंग पॉइंट? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। दोनों लेने की, दोनों में से कुछ एक लेना है, राइट? से आपने ले लिया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि कितना? 40,000, राइट? अब इस 40,000 में आप क्या करोगे? कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करोगे, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस माइनस। क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा वो अभी का प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में देखेंगे क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो जैसे कि अभी हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? 1,00,000। तो मैं बोलता हूँ, रूल ऐसा कहता है कि 1,00,000 आपको ऐड करना है, तो रूल के हिसाब से मैंने 1,00,000 ऐड। तो आपको आंसर में अभी क्या मिलेगा? कोई और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ही नहीं, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? 1,40,000, जो कि बराबर, अगर आपने कैश बुक से शुरू किया है तो आपका आंसर जो पासबुक का बैलेंस है वो मिलना चाहिए। अंडरस्टूड? तो पासबुक में कितना बैलेंस है? 1,40,000। कैश बुक में कितना बैलेंस है? तो मैंने कैश बुक के बैलेंस से शुरू किया तो मेरे को आंसर में पासबुक का बैलेंस मिलना चाहिए। बट अगर मैंने पासबुक के बैलेंस से शुरू किया तो आंसर में कैश बुक का बैलेंस, तो रूल उल्टा हो जाएगा। ये 1,00,000 प्लस के जगह माइनस। बट क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा उसके लिए रूल है, वो रूल हम आगे जाके समझेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर?
अभी ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसलिए आपको समझ में आ रहा है, प्लस कर दो मतलब आंसर आएगा, माइनस कर दो मतलब आंसर आएगा। बट 4-5 अगर आइटम्स होंगे तो क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, उसके लिए रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? एग्रीड? फटाफट क्विक रिकैप करें इसका, फिर हम सम कर जाएंगे। राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिजनेस में जो बैंक अकाउंट होता है कौन से प्रकार का अकाउंट होता है? मुझे सबसे आंसर चाहिए। क्या होता है? उस करंट अकाउंट का हिसाब कौन कौन मेंटेन करता है? हम एंड बैंक। हम भी रिकॉर्ड करते हैं, बैंक भी रिकॉर्ड करते हैं। हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक। बैंक कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब सेम होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से यानी कि कैश बुक के हिसाब से अगर बैंक में 10,000 है तो पासबुक के हिसाब से भी 10,000 ही होने चाहिए। यस और नो? मेरी एंट्रीज और पासबुक की एंट्रीज सेम होनी चाहिए। मेरा बैलेंस पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए। बट क्या वो सेम होता है? क्यों नहीं होता है? टाइम डिफरेंस, कि मैंने पहले लिखा उन्होंने बाद में लिखा। यस और नो? या मैंने लिखा उन्होंने अभी तक लिखा ही नहीं, या उन्होंने लिखा है मैंने अभी तक लिखा ही नहीं। दूसरा एरर्स, कि गलती से मैंने कॉलम बैंक कॉलम की एंट्री कैश कॉलम में चली गई, या कैश कॉलम की एंट्री बैंक कॉलम, मतलब कैश बुक में ही गड़बड़ करी, या बैंक की तरफ से गलती है। चांसेस कम है बैंक से गलती होने के, लेकिन बैंक की तरफ से गलती। एंड तीसरा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कि मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखी है तो बैंक अपना उसका पेमेंट करते जा रही है, मेरे को पासबुक आने के बाद ही पता चलेगा, तो उसकी एंट्री मेरे पास है ही। अंडरस्टूड और नॉट? तो इन वजह से मेरा हिसाब और बैंक का हिसाब मैच नहीं होता, तो मेरा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस अलग अलग दिखेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब तो हम दोनों का बैलेंस अलग अलग है, तो हमें इन दोनों बैलेंसेस को क्या करना है? रिकंसाइल। अच्छा, यहाँ पर कोई गलती है क्या किसी की तरफ से? तो हम रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमें क्या करना है? रिकंसिलिएशन। कि क्यों भाई तेरा और मेरा हिसाब अलग अलग है? उस रिकंसिलिएशन के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा? कि मैं कैश बुक और पासबुक दोनों की प्रिंट आउट सामने रखूंगा और कंपेयर करूंगा एंट्री टू एंट्री। मेरे रिसिप्ट में 4 एंट्री दिख रही है, इनकी रिसिप्ट में 8 एंट्री दिख रही है, तो उनकी रिसिप्ट में 4 एंट्री एक्स्ट्रा है, मेरे पास वो एंट्री नहीं है। मेरे पेमेंट में 2 एंट्री ज्यादा है, उनके पेमेंट में 2 एंट्री ज्यादा है। मतलब मैं ऐसी एंट्री सामने लाऊंगा जो किसी एक बुक में कंपेयर करूंगा। इस फिजिकल इंस्पेक्शन, यस और नो? और जो एंट्रीज मैच नहीं हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो मैं सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या करूंगा? एक लिस्ट बनाऊंगा कि ये एंट्री मेरे पास है, ये एंट्री बैंक के पास है। राइट? मतलब सिर्फ मेरे पास है, बैंक के पास नहीं है। और दूसरी एंट्री केवल बैंक के पास है, मेरे पास नहीं है। और फिर उन एंट्रीज को लेके मैं क्या बनाऊंगा? BRS बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? BRS मतलब व्हाट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस BRS की शुरुआत का एक पॉइंट होगा, बीच का एक पॉइंट होगा और आंसर होगा। जो शुरुआत होगी वो किससे शुरुआत होगी? बैंक बैलेंस एज पर, या फिर बैंक बैलेंस एज पर। कोई भी एक बैलेंस से भी शुरुआत कर सकते हो। तो हमारे एग्जांपल में मैं 40,000 से भी शुरू कर सकता हूँ, 1,40,000 से भी शुरू कर सकता हूँ। राइट? तो एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो हमारे केस में मैंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट चुना, विच इज 40,000। फिर इस 40,000 में मैं क्या करूंगा? रूल के हिसाब से कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड करूंगा, कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को माइनस करूंगा। यस और नो? एंड ऑटोमेटिकली मुझे जवाब में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिल जाएगा। तो अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस के साथ शुरुआत की तो पासबुक का आंसर ऑटोमेटिकली मिलेगा, मतलब मेरा रिकंसिलिएशन हो गया। राइट? या फिर मैं उल्टा कर सकता हूं, मैं पासबुक से शुरू कर सकता हूं, फिर इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड और माइनस करके कैश बुक के बैलेंस तक पहुंच सकता हूं। मतलब अगर मैंने 1,40 से शुरुआत की तो जवाब में मेरे को 40,000 मिलना चाहिए। अगर 40 मिल गया मतलब हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सही है, मतलब बैंक का हिसाब भी बराबर है, मेरा हिसाब भी बराबर है, तो रिकंसिलिएशन से प्रूव हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? विदाउट कोई दिक्कत? राइट? चले ऑन एक्चुअल सम। राइट?
तो फटाफट मैं एक सम डिक्टेट कर रहा हूं, सब लोग अपना अपना सम लिख लें। अच्छा, यहां तक जो जो हमने चर्चा किया, किसी को कोई डाउट? पूरा समझ में आया? दिस इज द कंसेप्ट। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर सम में क्या कर रहे हो, हमेशा प्रश्न चिन्ह होगा, क्या कर रहे हैं? क्लियर है? पक्का? एनीवन कोई डाउट? लास्ट बेंच सबका ध्यान था, है? चलो, लेट्स राइट द क्वेश्चन। तो लिखो द कैश बुक, पेज एक अगर आप पेज देते उसको। चलो, राइट अ क्वेश्चन। द कैश बुक ऑफ Satyam Trader showed a bank balance. Cash book of Satyam Trader showed a bank balance of rupees 38,800. The cash book of Satyam Trader showed a bank balance of rupees 38,800 while passbook showed a different balance. तो ये पहले लाइन का मतलब समझ में आया क्या? हम बोल रहे सत्यम ट्रेडर मतलब हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में कैश बुक क्या बोल रहा है, कितना बैलेंस है? कैश बुक क्या बोल रहा है, कितना बैलेंस है? कहा 3800 कहां पर है? बैंक में। ऐसा कौन बोल रहा है? कैश बुक। तो कैश बुक बोल रही है आज बैंक में 3800 होने चाहिए, बट पासबुक देखा तो पासबुक में कुछ दूसरा, वो अमाउंट नहीं थी, बोले पासबुक में कुछ अलग है। मतलब क्या कैश बुक और पासबुक का हिसाब मैच हो रहा है? इसलिए तो फिर हमें सवाल आया। अगर मैच होता तो सवाल ही नहीं बनता। ये शॉर्ट नो, फुल स्टॉप। तो क्या लिखा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द कैश बुक ऑफ सत्यम ट्रेडर शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 3800। तो 3800 बैंक बैलेंस कहां पर है? कैश बुक में। तो उसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। व्हाइल द पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस। मतलब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कुछ और है, राइट? फुल स्टॉप। ऑन स्क्रूटिनी, अच्छा स्क्रूटिनी का स्पेलिंग ऑन कंपैरिजन। स्क्रूटिनी छोड़ो, स्क्रूटिनी मतलब चेकिंग द रिकॉर्ड्स, कंपैरिजन। ऑन कंपैरिजन फॉलोइंग पॉइंट्स were discovered. Following points were discovered. On scrutiny, following points were discovered. उसके नीचे 1. A check of rupees 15,000 issued was not presented to bank. A check of rupees 15,000 issued was not presented to bank. मतलब 15,000 का चेक हमने इशू किया था लेकिन वो बैंक तक नहीं पहुंचा। पॉइंट नंबर 2, a check of rupees 8,000 deposited into bank. A check of rupees 8,000 deposited into bank
was not collected. Check of 8,000 deposit into bank was not collected. Third, a payment from our customer. A payment from our customer. A payment from our customer directly to the bank. A payment from our customer directly to the bank was not recorded. Was not recorded in the cash book. Rupees was not recorded in the cash book. Rupees 12,000. Next, चौथा, a check of rupees 5,500 was received. A check of rupees 5,500 was received, but was not deposited into bank. But was not deposited into bank. मतलब 500 का चेक मिला, पर हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं की. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5. Following entries were not entered in cash book. Following entries were not entered in the cash book. या उसको ऐसे भी लिख सकते हो, following entries appeared in passbook only. क्या लिख सकते हो? Following entries appeared in passbook only. या following entries were not recorded in cash book. मतलब क्या है कि ये सिर्फ एंट्रीज कहाँ है? पासबुक में, कैश बुक में नहीं. उसके नीचे रोमन 1. उसके नीचे रोमन 1. बैंक चार्जेस 780. इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस रोमन 2. सेकेंड आइटम, इंश्योरेंस प्रीमियम 3,800. 3,800. Third, interest collected by bank. Interest collected by bank 3,000. Fourth, electricity bill 880. Electricity bill 880. 880. Electricity bill 880. And fifth, इंश्योरेंस बिल लिखा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखा. फिफ्थ, डिविडेंड कलेक्टेड. Dividend collected 700. पैराग्राफ चेंज करो और लिखो, you are required to prepare a PRS. Required to prepare PRS and find out. You are required to prepare what? PRS and find out bank balance as per passbook. You are required to prepare BRS to find out bank balance as per passbook. Right? चलो, तो फ्रेश पेज पर आ जाओ. सम सॉल्व करेंगे.
पहले पहला काम फॉर्मेट बनेगा। पहला काम क्या करेंगे, चलो तो फ्रेश पेज पर आ जाओ। फर्स्ट लाइन पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है, सत्यम ट्रेडर्स। इन द बुक्स ऑफ सत्यम ट्रेडर्स लिखा। नेक्स्ट लाइन पर क्या बना रहे हम सत्यम ट्रेडर के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सिर्फ बीआरएस में लिखना है, पूरा लिखो, नहीं तो मार्क्स भी वैसे मिलेंगे, 10 के जगह 1.0 ऐसा मिलेगा। तो बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन द बुक्स ऑफ सत्यम ट्रेडर्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरे लाइन पर आएगा एज ऑन। फर्स्ट लाइन पर क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ सत्यम ट्रेडर्स। सेकंड लाइन पर क्या बना रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तीसरे लाइन पर क्या लिखा, एज ऑन। तो उन्होंने डेट दिया है कि आपको, तो एज ऑन डैश। हर बीआरएस की डेट होगी, पहला समय इसने डेट नहीं दिया, राइट। अब स्केल पेंसिल ले लो और उसके नीचे हाफ पेज से थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट ड्रॉ करो लाइक दिस। पर्टिकुलर्स, एक इनर अमाउंट कॉलम है, आउटर अमाउंट कॉलम, बस। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। particulars amount rupees, amount rupees। particulars inner amount column and outer amount column। है ना, सिंचना। कौन है, नहीं है ना कोई, अच्छा चलो। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज रेडी है, शुरू करें। अरे हाँ या ना, शुरू करने से पहले मुझे बोलो बीआरएस बनाने के लिए क्या स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड या माइनस, और फिर ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिलेगा। तो अगर मैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा। कैश बुक से शुरू करोगे तो पासबुक का आंसर मिलेगा, पासबुक से शुरू करोगे तो कैश बुक का आंसर। अब स्टार्ट करने के लिए क्या क्वेश्चन में हमारे पास दोनों बैलेंसेस अवेलेबल है। उन्होंने बस बोला है कि सत्यम ट्रेडर का कैश बुक शोज है इतना इतना बैलेंस, मतलब जो दी हुई वैल्यू है कौन सी है, कैश बुक की। पासबुक की वैल्यू तो हम बीआरएस में ढूंढेंगे। समझ में आएगी नहीं, तो ये बीआरएस बनाने का ये दूसरा भी पर्पस है। एक बैलेंस है तो दूसरा बैलेंस आप ढूंढ सकते, यस और नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, स्टार्ट तो हो जाएगा, आंसर लाने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है उसको, कौन से पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को ऐड करना है, किस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को माइनस करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर। तो अभी सारा काम छोड़ दो, एक पेंसिल हाथ में ले लो, राइट। और जहां पर अभी आपने सम लिखा उसके नीचे एक रफ कैश बुक और पासबुक, रिसिप्ट पेमेंट, पेमेंट रिसिप्ट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ऐसे एक रफ फॉर्मेट, कच्चा फॉर्मेट, ऐसे टी शेप में हाथ से बना। स्केल पेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एक कच्चा हिस्सा। इसमें मैं कोई एंट्री नहीं करनी, सिर्फ सामने, नजर के सामने चाहिए। कैश बुक में कौन एंट्री करता है,
हम कैश बुक में हम एंट्री करते हैं, पासबुक में बैंक। इज इट? ये क्लियर है? अब देखो, अब हमारे पास कितने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए उन्होंने? 5 से ज्यादा है, क्योंकि फॉलोइंग एंट्रीज उसमें 5 है, तो पहले 4 और 5 9 है। पहले 4 है और पांचवे के अंदर 5 है, तो टोटल 5 और पहले के 4 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो हमें हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ना है और ये सोचना है कि इसकी एंट्री किसके पास है। क्या सोचना है? इसकी एंट्री किसके पास है, कि हमारे पास कैश बुक में है कि बैंक के पास पासबुक। और फिर ये सोचना है कि वो हमारे पास रिसिप्ट में है कि पेमेंट में है, और फिर वो सोचना है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? देखो हमारा एम क्या है, क्या बनाना है हमें? बीआरएस। बट बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट तो आ जाएगा, वो तो दिया हुआ है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 43,800 या कुछ तो दिया है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, 9 कहां से है वो क्लियर है ना? जो आपने लिखे है वो 9 है टोटल, तो वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बट उसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐड होगा, कौन सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस माइनस होगा, उसके लिए रूल है, रूल बाद में देखते हैं। बट उस रूल को अप्लाई करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास है, इज इट डेबिट वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस या क्रेडिट वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस? क्या आपके पास होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो डेबिट वाला है या क्रेडिट वाला है? धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ना है और ये सोचना है कि वो किसने रिकॉर्ड किया है, कैश बुक में है या पासबुक में। एक बार वो पता चला, फिर हम देखेंगे कि वो रिसिप्ट में है या पेमेंट में है, और फिर उससे हमें पता चले जाएगा कि वो डेबिट है या क्रेडिट। तो इसके लिए पहला 2 एग्जांपल विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। तो रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या बोला मैंने? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, चेक ऑफ ₹15,000 was issued but was not presented to बैंक। तो बोल रहे 15,000 का चेक आपने इशू किया लेकिन वो बैंक तक नहीं पहुंचा। तो मुझे बोलो इसकी एंट्री किसके पास होगी? मतलब हमारे पास होगी कि बैंक के पास होगी? बैंक के पास क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक के पास चेक पहुंचे ही नहीं। बट क्या हमारे पास इसकी एंट्री होगी? कि जब मैं चेक दूंगा तो तुरंत एंट्री करूंगा। तो इसकी एंट्री फिर कैश बुक में है कि पासबुक में है? कैश बुक। अब मुझे बोलो ये कैश बुक के रिसिप्ट में है कि पेमेंट में है? आपने चेक दिया तो आप एंट्री कहाँ करोगे, रिसिप्ट या पेमेंट? पक्का? मतलब अभी जो पहले वाली ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक के पेमेंट में। अब मुझे बोलो कैश बुक का पेमेंट डेबिट है या क्रेडिट है? क्रेडिट। तो पहली ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो उसके आगे क्या लिखो? सीआर। ये जहां पर नंबर लिखा है, नंबर से पहले लिख लो सीआर। नंबर जो लिखा है ना 1, तो पहली ट्रांजैक्शन हमारे लिए कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? सीआर। तो 1 इज सीआर। पक्का? समझ में आया? अब दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। क्या बोला है? चेक ऑफ ₹8,000 क्या डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, वाज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ऐसे ही बोला ना? क्या बोल रहे हैं? 8,000 का चेक आपने बैंक में डाला लेकिन अभी तक ये चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर नहीं हुआ मतलब इसके पैसे अभी तक खाते में नहीं आए, मतलब इसकी एंट्री बैंक के पास नहीं है। बट क्या हमारे पास है? हम कौन सा चेक बैंक में जमा करेंगे? जो चेक हमें आया। जब चेक आया होगा तो मैंने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा। कौन सी तरफ रिकॉर्ड किया होगा? रिसिप्ट या पेमेंट में? रिसिप्ट या पेमेंट? क्यों रिसिप्ट? क्योंकि आया हुआ चेक हम डिपॉजिट करते हैं। मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया है तो कौन सा चेक डिपॉजिट करते हैं? जो चेक हमें आया है। तो चेक आने पर मैंने कहा रिकॉर्ड किया होगा? कैश बुक के रिसिप्ट में। मतलब जो एंट्री नंबर 2 है वो कैश बुक के रिसिप्ट में है, एग्रीड और नॉट। तो कैश बुक का रिसिप्ट इज व्हाट? डेबिट। तो मेरे लिए दूसरी ट्रांजैक्शन क्या बन गई? डेबिट। तो नंबर के पीछे या आगे डेबिट। इज दिस क्लियर?
तो पहला हमारा काम वही है कि डेबिट है या क्रेडिट है या जान लो, फिर रूल बाद में देखेंगे। इज दिस क्लियर? और ये हर सब में ऐसे ही होगा, ट्रांजैक्शन पढ़ोगे डिसाइड करोगे डेबिट है कि क्रेडिट है, राइट? तीसरी पढ़े, क्या कुछ समझ में नहीं, क्या बोला? पेमेंट फ्रॉम आवर कस्टमर डायरेक्टली टू द बैंक was not recorded in cash book। तो हमारा कोई कस्टमर है, उसने क्या किया था, डायरेक्टली पैसा अपने बैंक में जमा किया था, इसकी एंट्री हमारे पास नहीं। तो फिर इसकी एंट्री किसके पास है? बैंक के पास होगी, क्योंकि बैंक में पैसा है तो बैंक थोड़ी बोलेगी कि एंट्री नहीं करेंगे। बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो बैंक ने एंट्री किया होगा। तो बैंक के पास एंट्री मतलब कैश बुक में एंट्री की पासबुक में एंट्री है? पासबुक मतलब जो पॉइंट नंबर 3 है ये कहाँ रिकॉर्डेड है? पासबुक में रिकॉर्डेड है। बट पासबुक के पेमेंट में है कि रिसिप्ट में है? क्यों रिसिप्ट में? क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आया। तो पॉइंट नंबर 3 इज रिकॉर्डेड इन पासबुक रिसिप्ट साइड। अब बोलो पासबुक का रिसिप्ट साइड डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट है। तो मेरे लिए जो तीसरी ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट है। यस और नो? समझ में आया? कुछ बहुत रॉकेट साइंस बड़ी कुछ बातें कर रहा हूं कि सिंपल इमेजिनेशन है। किसके पास एंट्री है, बस इतना सोचो। चलो एंट्री नंबर 4, a check of rupees 5,500 was received but was not deposited into bank। वो बोले 500 का चेक आया लेकिन आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, मतलब इसकी एंट्री बैंक के पास होगी नहीं, ये बैंक तो गया नहीं चेक। बट हमें चेक मिला तो हमने रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा? तो चेक मिलने की एंट्री हमने कैश बुक के कौन सी तरफ की होगी? आया ना? तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट। कैश बुक के रिसिप्ट में तो कैश बुक का रिसिप्ट इज डेबिट। तो हमारे लिए चौथी एंट्री इज डेबिट। एग्रीड? यस और नो? आया ना? अब आती है पांचवी एंट्री। बट पांचवे एंट्री के अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5 5। तो पांचवा का पहला पढ़ो। अब पांचवी एंट्री की समरी क्या है? पांचवी एंट्री में बोला है कि ये जो 5 एंट्रीज है ये कैश बुक में नहीं है। तो वेरी क्लियरली बोला ये कैश बुक में नहीं है, मतलब ये सारी पांचों की पांचों एंट्री पासबुक में है। इस पर सब लोग एग्रीड है क्या मेरे साथ? जो 5 नंबर पर 5 एंट्रीज दी है उसका टाइटल क्या दिया उन्होंने पांचवे का? फॉलोइंग एंट्रीज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये 5 एंट्रीज जो है कैश बुक में एंट्री नहीं की है, मतलब वो एंट्री कहाँ है? सारी पासबुक। बस आपको इतना सोचना है कि फिर वो पासबुक के रिसिप्ट में होगा या पेमेंट में। तो जो पहला एंट्री वो क्या है बोलो? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आपके खाते में आए होंगे या आपके खाते से निकाले होंगे? मतलब वो पासबुक के रिसिप्ट में है कि पेमेंट में है? तो बैंक चार्जेस पासबुक के पेमेंट में। पासबुक का पेमेंट क्या है? डेबिट। तो मेरे लिए पांचवे की पहली एंट्री इज डेबिट। एग्रीड? यस और नो? दूसरा आइटम क्या बोला है मैंने? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा हमारे खाते से, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा हमारे खाते में जमा किया होगा। प्रीमियम मतलब पे किया होगा ना, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो बैंक ने हमारे लिए वो अपने खाते से पे कर लिया, तो मतलब प्रीमियम की एंट्री भी कहा है? पासबुक के पेमेंट में। पेमेंट इज व्हाट? डेबिट। तो हमारे लिए दूसरी एंट्री भी डेबिट। एग्रीड? तीसरा क्या बोला है? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। मतलब बैंक ने इंटरेस्ट हमारे खाते में कलेक्ट यानी कि जमा किया, मतलब हमारे खाते में पैसा आया, तो ये पासबुक के रिसिप्ट में होगी। तो पासबुक का रिसिप्ट इज व्हाट? क्रेडिट। तो मेरे लिए तीसरी एंट्री इज क्रेडिट। यस और नो? चौथी ट्रांजैक्शन क्या बोला है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो देखो फिर से बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे खाते में जमा किया होगा कि पे किया होगा? तो इसकी एंट्री क्या होगी? पासबुक के रिसिप्ट में की पेमेंट। पेमेंट पासबुक का पेमेंट इज व्हाट? डेबिट। तो ये हमारे लिए डेबिट ट्रांजैक्शन। यस और नो? एंड लास्ट इज व्हाट? डिविडेंड कलेक्टेड। जैसे इंटरेस्ट कलेक्ट किया वैसे उन्होंने डिविडेंड कलेक्ट किया। कलेक्ट किया मतलब हमारे खाते में पैसा आया, तो ये पासबुक के रिसिप्ट में है, तो पासबुक का रिसिप्ट इज क्रेडिट। एग्रीड? तो बस हमें सारे डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट।
तो पहला इज क्रेडिट, दूसरा डेबिट, फिर तीसरा क्रेडिट, चौथा डेबिट, फिर डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। इज दिस क्लियर? अब बनाए बीआरएस। चलो आ जाओ, जो हमने स्टेटमेंट ड्रॉ किया है। फर्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक? 38,800। अब उसके अगले लाइन पर हम लिखेंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऐड। तो ऐड मतलब क्या ऐड करना है? तो हमारे पास ये जो 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, इनमें से कुछ डिफरेंसेस ऐड होंगे। और फिर अभी मत लिखना, फिर हम लिखेंगे लेस, और इसके नीचे कुछ डिफरेंसेस की हम लिस्ट बनाएंगे जो क्या होंगे? लेस। एंड फिर एंड में ऑटोमेटिकली आपको जवाब में क्या मिलेगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। समझ रहे हो ये पूरी प्रोसेस? बट सवाल आता है, सर हमारे पास 9 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस तो है, कुछ डेबिट है कुछ क्रेडिट है, ऐड किसको करना है, लेस किसको करना है? तो उसके लिए देयर इज अ रूल। मैं फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूं। 4 रूल है, उसमें से पहला रूल मैं बताता हूं। जो फर्स्ट रूल है वो कहता है, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो रूल इज ऐड क्रेडिट लेस डेबिट। रूल क्या है? ऐड क्रेडिट लेस डेबिट। लेकिन ये कब होगा? जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी हमारा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? अरे हाँ या ना? तो मतलब जितने भी आइटम्स को आपने क्रेडिट मार्क किया है वो सारे क्या होंगे? ऐड होंगे। और जिन जिन को आपने डेबिट मार्क किया है वो सारे क्या होंगे? माइनस होंगे। बस समझ में आया? तो ये हम करेंगे। यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का? इसको फिर से रिवाइज करो, कल आने के बाद अपन ये रूल फिर से समझेंगे और अप्लाई करेंगे। राइट? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। चलो ऑनलाइन वालों, सी यू टुमारो।